हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों से बोला था कि हम अब आने वाले एग्ज़ाम्स में जिस जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी आती है उसके लिए हम आप वीडियोज़ लाने वाले हैं। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गोइंग टू टीच यू हिंदी which is very important for all one day exams where Hindi syllabus included. So दोस्तों, हम अपने नोट्स के थ्रू आपको जो जानकारी देना चाहते हैं उसके लिए अगर कोई मिस्टेक्स हो तो उसको साइड में रखते हुए आप जो इसमें हमारी अच्छी चीज़ें हैं उसको ही लें। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए हिंदी का जो सिलेबस है, हिंदी के सिलेबस में हाई कोर्ट आरओ या यूपी लेखपाल या यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी हमारे एग्ज़ाम हैं, यूके ट्रिपल एससी ऑल्सो, जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो डीप में जाके नहीं पूछता है कि मतलब हिंदी का जनक कौन था या हिंदी से बहुत ही पुराने एकदम से रिलेटेड क्वेश्चन जो पहले पूछे जाते थे अब लगभग वो नहीं पूछता है। तो सर हम मेन टू द पॉइंट बात करेंगे जिससे आपका समय भी बचे और आपको जो इतना लेंथीएस्ट सिलेबस है उसको कवर करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी हो। सो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन अगर वर्ण विचार से बनेगा तो सबसे पहले यही बनेगा कि सबसे जो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। ठीक, तो आप सभी लोगों को तो पता ही है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। अब देखिए वर्ण का एक मीनिंग और होता है जिसको हम बोलते हैं ध्वनि। भाई अगर हम बोलेंगे नहीं तो हमारे मुंह से कोई ध्वनि निकलेगी नहीं, अगर हम बात करेंगे तो वर्ण ही निकलेगा और वर्ण निकलेगा तो ध्वनि निकलेगी, है ना। और इसमें सब कंफ्यूज करने के लिए हमसे ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, नोट कर लीजिएगा इसको, नोट करके अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है। नोट करिएगा मेरा पॉइंट, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जो हमारी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, वो हो जाएगा आपका शब्द। और भाषा की पूर्ण इकाई पूछेगा, नोट करिएगा दूसरा नंबर, भाषा की पूर्ण इकाई पूछेगा तो वो होता है आपका वाक्य। ठीक, आप सभी को पता होगा वर्णों की जो संख्या होती है टोटल होती है 52। हम इसमें देख सकते हैं जिसमें हमारे जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं और जो हमारे व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। अब देखिए जो स्वर होता है, स्वर का मतलब हो गया जैसे आपका इंग्लिश में वोवेल और कॉन्सोनेंट होता है, बस सेम टू सेम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगता है। बस हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाते। जब हम चीज़ें रिलेट करना सीख जाएंगे तो अपने आप हमारी जो डाउट्स होते हैं और समझने की जो हमारी क्षमता है वो अपने आप बढ़ती चली जाएगी। तो जब हम स्वर की बात करते हैं तो स्वर क्या होता है, स्वर जिस आप अगर ध्यान से भी देखेंगे तो स्वर का मतलब थोड़ा सा रिलेट करिएगा, स्वतंत्र मतलब फ्रीली तरीके से आप इसको हम कर सकते हैं, क्या उच्चारित कर सकते हैं, बोल सकते हैं फ्रीली तरीके से, है ना। और जो व्यंजन होता है, अब देखिए कोई चीज़ है जैसे हमारी इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपको अपने नाम की इंग्लिश लिखनी है तो आप क्या करते हैं, उसमें जो वोवेल्स हैं, है ना, A E I O U, और जो कॉन्सोनेंट हैं इन सब का यूज करके आप क्या करते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं या फिर अपने वर्ड की, अपने नाम की स्पेलिंग लिखते हैं किसी भी वर्ड का। इसी तरीके से हिंदी में क्या होता है, स्वर होते हैं। स्वर कितने हैं, 11 होते हैं। इसमें आ ई उ, ये जितने भी हमारे स्वर होते हैं ना, ये हमारे 11 स्वर हो गए। ठीक, अब हम इसमें बात करते हैं जो व्यंजन। व्यंजन क्या होता है कि स्वर की सहायता से हम बोल सकें, जैसे हम बोले आप, तो इसमें जो देखिए आ जो आ रहा है ये हमारा क्या होता है, स्वर होता है ना। उसके बाद हम आते हैं, बात करते हैं स्वर के प्रकार की बात करते हैं। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले स्वर के प्रकार की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर हमारा होता है इसमें जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, मतलब वेरी लेस टाइम टू स्पीक, है ना। इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा, जैसे आप खुद बोल के देखेंगे तो अ ई उ और री,
एक री भी आता है, री, लेकिन हम उसे स्वर में काउंट नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। इसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अ, ई, उ और री। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि ह्रस्व स्वर की कितनी संख्या होती है, तो ये हमको याद रखनी है। इसकी संख्या जो होती है वो होती है 4। ठीक, ये हमें याद रखना है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें दीर्घ स्वर की, ठीक, तो दीर्घ स्वर क्या होता है। अब देखिए, जो लुप्त स्वर था लुप्त स्वर कह रहा हूँ, ह्रस्व स्वर जो था उसका हमने कहा कि कम टाइम लगता है। ठीक, तो दीर्घ स्वर में क्या होगा, सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। सबसे ज़्यादा मतलब हो गया जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना टाइम लगेगा, है ना। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, ये जितने भी होते हैं ना, इनमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे आपको और बोलना है, राम बोलना है ना, श्याम बोलना है, तो इसमें क्या होता है कि आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है। लेकिन जो हमारा ह्रस्व स्वर है इसमें क्या हो रहा है, अ, ई, उ, अब, जैसे आप बोलेंगे अब, है ना, इतिहास, है ना, इति में आपको कम टाइम लगा। वैसे ही अगर आप बोलेंगे क्या कहते हैं, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कोई सा भी, अगर आप अपने से एग्जाम्पल लेंगे वहाँ पे बोल के आप देख सकते हैं कि किस में टाइम ज़्यादा लग रहा है, किस में टाइम, माइक्रो मिली सेकेंड का कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है हमारा, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, इसकी संख्या 4 होती है। आपसे पूछ सकता है अ, ई, उ और रे। और दीर्घ स्वर की बात करें जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना ज़्यादा टाइम लगता है, इसकी संख्या पूछता है 7 होती है। और इसके जो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और आ, ओ, औ। ठीक, ठीक, ये हो गया। अब अगर हम बात करते हैं लुप्त स्वर, तो जो लुप्त स्वर आता है, लुप्त स्वर में देखिएगा लुप्त स्वर में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। सबसे ज़्यादा टाइम मतलब हो गया कि जैसे आप अपने घर में किसी को बुलाते हैं, है ना, जैसे माँ करके बुलाएंगे, तो अब माँ आपको क्या कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही खींच रहे हैं आप, है ना। जब कोई नहीं सुन रहा होता है तो उसे आप बहुत तेज़ आवाज़ देते हैं, तो जो पहले और दूसरे वर्ड के बीच में जो गैप आता है वो कुछ ज़्यादा ही होता है। लेकिन वो हमें दिखता नहीं है, क्योंकि हम पूरा, जैसे हम किसी को बुलाएंगे राम, ठीक, तो तेज़ी से बुलाएंगे राम, तो हमें वो जो लुप्त है उसमें कुछ लुप्त स्वर भी आ रहे हैं, लेकिन वो हमें पता नहीं लग रहा है। क्यों, क्योंकि हम नाम ले रहे हैं, है ना। तो लुप्त स्वर होता है, इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। और इसका एक बेस्ट ट्रिक है याद करने का, वो ये याद करने का है कि आप याद रखिएगा कि जब आप चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं तो आप हमेशा लुप्त स्वर का ही यूज करते हैं किसी भी वर्ड में, है ना। ये एक इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी होती है। उसके बाद हम आते हैं, आप अनुस्वार में आते हैं। अनुस्वार क्या होता है हमारा, अनुस्वार में आते हैं तो अनुस्वार क्या होता है हमारा, आपको पता होगा जितने भी हमारे क्या कहते हैं पंचमाक्षर होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा। अंगा हमारा क्या है यहाँ पे, पंचमाक्षर है। उसी तरह च, छ, ज, झ, इया। इया क्या है, इया भी हमारा पंचमाक्षर है। ठीक, इया हमारा क्या है, पंचमाक्षर है। तो अगर हम बात करें तो जिसके उच्चारण में नाक का उपयोग हो, जो हमारे पंचमा जितने भी पंचाक्षर होते हैं हमारे लास्ट के, उसमें हमारे क्या होता है, नाक का उपयोग होता है। जैसे अंग, इय, अड़, न, म, है ना। आप किसी भी बोल दीजिए, गंगा, चंगा, नंगा, है ना। ये कुछ भी अगर आप बोलते हैं तो इसमें आपको क्या होगा, नाक का उपयोग करना होगा। जैसे आप नाक से गाने वाले एक सिंगर हैं हमारे, आप लोगों को पता होगा उनका नाम, कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि वो नाक से गाने वाले हमारे 2 सिंगर हैं, ठीक है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। अभी तो एक रिसेंटली न्यूज़ में भी हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर क्या होता है, जिसके ऊपर हमारी चंद बिंदी लगी होती है। ठीक, चंद बिंदी में आँख, दांत, ठीक, ये जो हमारे चांद, ये जहाँ पे चंद बिंदी की बात आती है वहाँ पे हमारा अनुनासिक स्वर होता है। ठीक, और विसर्ग, विसर्ग क्या बात करते हैं, विसर्ग आपको पता है, अंग, अह, आपने पढ़ा ही होगा, अंग, अह, वहाँ पे ये 2 बिंदी लगती है। ठीक, अंग के ऊपर एक बिंदी ऐसे लगती है ना। तो ये जो हमारे आते हैं ये हमारे विसर्ग में आते हैं। ठीक, जिसे हम अयोग वाह बोलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इसको याद रखिएगा कि विसर्ग को हम और क्या बोलते हैं, अनुनास अयोग वाह बोलते हैं, ये याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये आपका पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में।
और जो हमने अभी 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 बात किया ना कि क्या कहते हैं लुप्त स्वर, लुप्त स्वर का जो एग्जाम्पल है ये आपका अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं तो यूपी लेखपाल के प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा? ये राम। ऐसे लिखा हुआ था राम, एक सिंपल राम लिखा हुआ था, एक इस तरीके का राम लिखा हुआ था, एक लिखा हुआ था रीना करके लिखा हुआ था, है ना। उसके बाद एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें ये पूछा था कि इसमें से बताइए कि लुप्त स्वर कौन सा है। तो आप अगर आपको पता है लुप्त स्वर का क्या मतलब है, चिल्ला के बात करना किसी से या चिल्ला के बुलाना। तो जब आप चिल्ला के बुलाते हैं तो आप एक वर्ड को बहुत ज़्यादा लंबा खींचते हैं, है ना। तो लंबा खींचते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, लुप्त स्वर हो जाता है। और लुप्त स्वर में हमारा जो स्वर लगता है वो कुछ इसी प्रकार से लगता है ना। जैसे हम राम को बुलाएंगे तो राम, है ना, ये हो गया इस तरीके से। और उसके बाद श्याम को बुलाएंगे तो ऐसे हम बोले श्याम, है ना। ये जो हमारा ये जो स्वर आ रहा है आप ये देख रहे हैं मिडल में, ये जो हमारा मिडल में आ रहे हैं स्वर, इसी को हम लुप्त स्वर बोलते हैं। या ये साइन याद कर लीजिए, आपको ट्रिक बता ही चुका हूँ कि चिल्ला के बात करते हैं इसमें। जिसको अपनी बात मनवानी होती है वो भी चिल्ला के बात करता है ना। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे व्यंजन के प्रकार। ठीक, अभी आप इसको ऐसे ही पढ़िए। ठीक, उसके बाद हम आपको क्या करेंगे, एक ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप बहुत ज़्यादा इसको तरीके से याद कर सकते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, हो सकता है कि कुछ लोगों को पता हो वो ट्रिक, हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो। तो प्लीज़ जिनको पता है वो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं पता है उस ट्रिक को आप नोट कर लीजिएगा, है ना। तो हमारा ये रहा आज का टॉपिक, क्या कहते हैं, आज का टॉपिक हमारा रहा जो है प्रकार स्वरों को और वर्ण विचार के बारे में हमने बात किया। और इसमें से अभी तक जितने भी हमने ये इम्पोर्टेंट जितने भी शॉर्ट टर्म में लिखे हुए हैं, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे आप इसको नोट कर सकते हैं, लेकिन नोट करें ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। आप चाहे यूपीएसआई में जाइए, चाहे यूपी लेखपाल में जाइए, चाहे आप इधर हाई कोर्ट में जाइए, आप चाहे किसी भी आरओ का पेपर दीजिए, यूपीएससी लोक सेवा आयोग से आता है, हाँ, वहाँ पे हर ये सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं, है ना। लेकिन अभी क्या है, अभी इसका लेवल जो है इंक्रीज हो गया है ना। तो टू द पॉइंट हमें पढ़ना है, एकदम से ये नहीं पढ़ना है कि हमें पूरे घुस जाना है पूरा डीप में सिलेबस लेके, है ना। हमें एकदम स्मार्ट स्टडी में करनी है और हार्ड वर्क तो करना ही करना है। ओके, सो कल मिलते हैं हम व्यंजन के प्रकार से वीडियो से रिलेटेड, और कल ही हम आपको बताएंगे वो ट्रिक जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये सब आपको इतना याद रखने की ज़रूरत है नहीं पड़ेगी, है ना, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको याद रखना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, कल मिलते हैं आपसे। ओके, गुड बाय।